हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस कनेक्ट अगेन। आज अपन बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। अभी तक हमने मॉडर्न फिजिक्स में कवर कर लिया है फोटॉन्स, एटम्स, और आज ये न्यूक्लियस का जो एक पार्ट है इसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। बात बच्चे रेडियो एक्टिविटी की करेंगे। अंटिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, अपन बात कर चुके हैं डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट न्यूक्लियस, और अपन ने देखा हाउ टू हैंडल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी की बात कहते ही बच्चे जो दिमाग में अपने बात आती है दैट इज स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियस। Spontaneous decay of nucleus, that is your radioactivity, and it was discovered by Henry Becquerel in 1896. Henry Becquerel accidentally he discovered this phenomenon called radioactivity, spontaneous decay of nucleus। ये radioactivity कहते हैं। खास बात ये है कि this phenomenon is independent of external conditions of pressure, temperature, etc। तो ये खास बात है बच्चे, इंडिपेंडेंट, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, इट इज स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स ये बात हिस्टोरिकल है कि रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्वेरेल ने डिस्कवर किया था 1896 में एक्सीडेंटली। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर phenomenon। It is a nuclear phenomenon independent of external condition। Okay, रेडियो एक्टिविटी में बच्चे जो कुछ फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, एम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अपने को देखना है। तो ये जो डे 3 है इसको 2 लेक्चर में क्लोज करेंगे। तो पहला लेक्चर यही है कि हम रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, एंड देन इन लेक्चर 2 अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की। तो जो वेरियस रिलेशंस अपन रेडियो एक्टिविटी में देखने जा रहे हैं उनको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करें। तो बात करते हैं बच्चे यहां पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। सो दिस इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, and it is very simple. Rate of disintegration, so that is rate of disintegration. Rate of disintegration is proportional to population ऑफ न्यूक्लियाई। ये बच्चे दैट इज योर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई। इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैथमेटिकली dN by dt, that is rate of decay, is proportional to n। n हो गया
पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव रेडियो न्यूक्लियाई। तो dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं dN/dt विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा n। सो दिस इज योर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो कि रेडियो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब इसको अगर हम इनिशियल कंडीशन ले लें, इनिशियल कंडीशन क्या है बच्चे, t इज इक्वल टू 0 पर मैंने मान लिया पॉपुलेशन क्या है n नॉट, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट एक्सप्रेशन जो हम सबको याद रखना है, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। n क्या हो गया, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t, n नॉट क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, और ये जो है दिस इज इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सो रेडियो एक्टिविटी, आज का जो अपना टॉपिक है बच्चे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहते ही दिमाग में क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। Who discovered it? Henry Becquerel in 1896 accidentally. Radioactivity is a nuclear phenomenon independent of external conditions of temperature and pressure। कोई फर्क नहीं पड़ता है external conditions का। बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बहुत सिंपल है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे, इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं और इसको इंटीग्रल फॉर्म बोल रहे हैं, मान के चल रहे हैं अपन। दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर n इज इक्वल टू n नॉट। अब ये जो रिलेशनशिप है एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, और इसका जो ग्राफ होगा दैट इज n वर्सेस t ग्राफ। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और ये रहा n नॉट, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो बच्चे ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का, दैट इज आवर टॉपिक टुडे। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में जाएंगे एंड विल क्लोज द डे 3। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब आप देखो यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी बातें जो इससे कनेक्टेड हैं, जिसको हमको आपको समझनी है और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई पुट इट लाइक दिस, बात कर रहे हैं बच्चे रिमार्क की। सो इट्स रिमार्क। पहला रिमार्क जो अपने को समझना है वो ये है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इट इज अ रैंडम प्रोसेस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इट इज अ random process. It is a random process. Radioactivity is a random process. Right? Random का मतलब ये हुआ कि decay of a particular nuclei is a matter of chance. जैसे अपन head tail करते हैं बच्चे, अपन ने टॉस किया, राइट? हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी बराबर है, आप कॉइन को कितनी बार भी टॉस करो। सो दैट इज द मीनिंग, इट इज अ रैंडम प्रोसेस। डिके ऑफ अ न्यूक्लियाई इज अ मैटर ऑफ चांस। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पर सभी न्यूक्लियाई की डिके होने की प्रोबेबिलिटी यानी चांस सेम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, इसका मतलब हुआ डिके ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इज अ मैटर ऑफ चांस। आप हेड टेल करो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चांस बराबर है। आपने कितनी बार उसको उछाला सिक्के को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप किसी कॉइन को टॉस करेंगे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चांस बराबर। इसी तरीके से
ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के डिके होने के चांसेस बराबर कम है या ज्यादा है, सभी न्यूक्लियस के डिके होने के चांसेस बराबर है, चांसेस आर सेम। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट अपने को समझना है, एंड इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो रेडियोएक्टिविटी इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, रेडियोएक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकल लॉज जो होते हैं, अब इसको अपन समझते हैं, जो लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक हैं, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक अपन कब अप्लाई करते हैं, व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। वी अप्लाई लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। तो आप देखो बच्चे, आप थोड़ा सा अमाउंट ले लो, 1 मिलीग्राम ले लो, 1 माइक्रोग्राम ले लो, तो जब भी आप अमाउंट लोगे, कितना भी कम हो, उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन हमेशा बहुत ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो स्टैटिस्टिकल का मतलब ये हुआ, आप स्टैटिस्टिक तभी अप्लाई करते हैं व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 1 मिलीग्राम ऑफ यूरेनियम 235, ये ले लिया बच्चे मैंने, 1 मिलीग्राम ऑफ यूरेनियम 235। अब आप जरा इसमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करो, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो आप देखेंगे 1 मिलीग्राम 10⁻³ डिवाइडेड बाई 235 इंटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज, आप इसमें लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली अवोगाड्रो नंबर A, so A is your Avogadro number, which is a very large value. Avogadro number means 6.023 into 10⁻23 approximately। आप देखें ऑर्डर बहुत ज्यादा है अवोगाड्रो नंबर का, 10⁻23। तो अगर मैंने छोटा सा भी अमाउंट लिया 1 मिलीग्राम, तो उसमें अपने को जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल रहे हैं बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। ओके, अब अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इज कि जो लाइफ टाइम है रेडियो एक्टिव सैंपल का इनफाइनाइट होता। आप कितना भी अमाउंट ले लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो बच्चे कुछ ना कुछ बचेगा। सो लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इनफाइनाइट। लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करें तो उसका लाइफ टाइम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम 0 to infinity। समझे इस बात को, रेडियो एक्टिव सैंपल का लाइफ टाइम इनफाइनाइट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो लाइफ टाइम कुछ भी हो सकता है फ्रॉम 0 to infinity। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज रेडियो एक्टिविटी। कुछ और पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो बात की अपन ने रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी कहते ही दिमाग में आया स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियाई डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पॉपुलेशन, सो दैट इज योर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दो इक्वेशन आपको याद रखनी। दो इक्वेशन का मतलब ये, एक तो लॉ हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये आप देख रहे हैं दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग रेडियो एक्टिविटी, और ये इनिशियल कंडीशन ले ली बच्चे शुरू में, यानी वी आर स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, n0। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है जिसको अपने को ध्यान रखना है, n इज इक्वल टू n0 e⁻ λt। लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका ग्राफ इस तरीके से होगा,
और ये रैंडम प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का मतलब आप लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है थोड़ा सा भी ले लो, यू टेक हाउ एवर स्मॉल यू टेक, थोड़ा सा भी ले लो, मैंने 1 मिलीग्राम ले लिया, तो अगर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई तो पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। तो यानी स्टैटिस्टिक्स हम रेडियो एक्टिविटी के केस में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इनफाइनाइट। आप रेडियो एक्टिव सैंपल लेंगे, डिके कर रहा है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बचा रहेगा। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करूं, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करूं तो उसका लाइफ टाइम कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 0 to infinity, राइट। मान लिया हो सकता है बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, अपन ने नाम रख दिया 1 2 3 4 5, अपन बात करें न्यूक्लियाई नंबर 50, तो न्यूक्लियाई नंबर 50 हो सकता पहला न्यूक्लियस हो डिके होने वाला, हो सकता सबसे आखिरी में डिके हो। अगर वो सबसे पहले डिके होता है तो उसका लाइफ टाइम हो गया 0, और अगर सबसे आखिरी में डिके होता है तो इनफाइनाइट हो गया। तो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का लाइफ टाइम कुछ भी हो सकता है फ्रॉम 0 to infinity, बट लाइफ सैंपल अगर आप देखें, लाइफ टाइम ऑफ अ सैंपल इज ऑलवेज इनफाइनाइट, राइट स्टूडेंट्स। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको अपन देखते हैं, एंड दैट इज रिमार्क नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन, रिमार्क नंबर 4 की बात करेंगे। ये कुछ एक टर्म्स हैं जिनको अपन क्विकली देख लेते हैं। सो इट्स 4th पॉइंट। ये जो इक्वेशन है अपन यहाँ पे 2 टर्म यूज कर रहे हैं, वन इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1/2, सब दैट इज द सबस्क्रिप्ट हाफ लाइफ। तो नाम से ही पता चल रहा है टाइम इन विच पॉपुलेशन बिकम्स हाफ, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज द टाइम इंटरवल in which population reduces to half, पॉपुलेशन बच्चे आधी हो गई। तो बहुत सिंपल है, अपने को ध्यान रखना है ये जो एक्सप्रेशन है टी हाफ का, सो इट इज टी हाफ इज ln2 by lambda, this is one expression, again lambda is disintegration constant, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं और t half is equal to 0.6931 divided by lambda। बच्चे ये रिलेशन आपको याद रखनी है। सो n is equal to n naught e to the power minus lambda t, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और ये हाफ लाइफ, हाफ लाइफ नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम इंटरवल जिसमें पॉपुलेशन आधी हो जाती है। तो टी हाफ इज ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, सो नेक्स्ट जो अपने को यहां पर ध्यान देना है, एंड दैट इज रिमार्क नंबर 5, एंड इट इज मीन लाइफ। मीन लाइफ यानी एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। तो एवरेज जैसा हमेशा लिखते हैं बच्चे मीन लाइफ, इसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग सिंबल यूज कर रहे हैं। तो दिस इज सम ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये अपने को 1/λ मिल जाता है। सो दिस इज योर एवरेज और मीन लाइफ। ये 2 टर्म्स हैं जो कि कनेक्टेड है और अपने को पता होनी चाहिए। और अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो T
टी हाफ है, मुझे दिख गया, दिस इज ग्रेटर देन टी हाफ। ऑब्वियस है बच्चे, सिंपल मैथ से दिख रहा है अपने को। अब आप देखो यहीं से कहते हैं वो जो रिलेशन है, सो वी पुट इट, दिस इज आवर रिमार्क नंबर 6। अपने को ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन अपन ने n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसी रिलेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट हाफ टू द पावर n। दिस इज अनदर वर्जन, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद पॉपुलेशन आधी हो जाती है। तो ये जो n आप देख रहे हैं यहां पर, सो दिस n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या हो जाएगा, टाइम लैप्स डिवाइडेड बाई t1/2, सो दैट इज योर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। वही एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखा था इंटीग्रल फॉर्म n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट हाफ टू द पावर n। तो ये न्यूमेरिकल में कई बार अपन इस फॉर्म में भी बच्चे यूज कर लेंगे। सो दिस इज इन नटशेल रेडियो एक्टिविटी। ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, और ये एक दूसरा फॉर्म रिलेशन का। और ये सिंपल सा पॉइंट है कि हाफ लाइफ विल बी, एवरेज लाइफ विल बी मोर देन हाफ लाइफ। ये रिलेशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। रिमेंबर, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, यानी किसी भी वक्त डिके ऑफ न्यूक्लियस इज अ मैटर ऑफ चांस, एंड रेडियो एक्टिविटी इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स हैं बच्चे, उनको अपन देखते हैं। सो बात कर रहे हैं अपन स्पेशल पॉइंट्स की। ओके, तो सबसे पहला जो स्पेशल पॉइंट है अपने को रेडियो एक्टिविटी में समझना है वो ये है, दैट इज रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग का मतलब ये हुआ कि कोई न्यूक्लियस, मान लिया कोई न्यूक्लियस ए है, कई तरीके से डिके कर सकता हो। मान लिया अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, एंड लेट्स से के कैप्चर। देयर आर मेनी वेज न्यूक्लियर रिएक्शन डिके हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब अपन ने देखा, दीज आर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर डिके। तो ये जो न्यूक्लियस है कैन डिके बाय मेनी मोड्स। तो उस केस में अपने पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और वो पूछी भी गई और पूछी भी जाएगी। दैट इज अपन यहां पे लिखेंगे लैम्डा, एंड दिस लैम्डा विल बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। ये है बच्चे रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आप देख रहे हो, दीज आर पार्शियल डिके कांस्टेंट्स। लैम्डा 1, लैम्डा 2, दीज आर पार्शियल डिके कांस्टेंट, पार्शियल डिके कांस्टेंट। और ये जो लैम्डा देख रहे हैं, दिस इज टोटल डिके कांस्टेंट, टोटल डिके कांस्टेंट, टोटल डिके कांस्टेंट। तो अगेन ये जो रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग का मतलब हुआ, ये एक सिचुएशन है, फेनोमेनन है, जहां पर एक न्यूक्लियस कई तरीके से डिके हो सकता है। तो वहां पे टोटल डिके कांस्टेंट क्या होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो यानी पार्शियल डिके कांस्टेंट्स को एड अप कर देंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, से बिस्मथ 206, ये मैंने एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ले लिया, और ये इट कैन अंडरगो अल्फा डिके एज वेल एज बीटा डिके। इसका अल्फा डिके भी हो सकता है और बीटा डिके भी हो सकता है। तो यहां पर अपन टोटल डिके कांस्टेंट लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, लैम्डा बीटा, ऐसे करके लिखेंगे।
और इसी रिलेशन को एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। लाइक अगर अपन इन टर्म्स ऑफ मीन लाइफ अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर टाउ इज इक्वल टू 1 ओवर टाउ अल्फा प्लस 1 ओवर टाउ बीटा। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो बच्चे बात की अपन ने रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग का मतलब जहां पर एक न्यूक्लियाई कई तरीके से डिके कर सके, तो वहां पे जो टोटल कांस्टेंट होगा डिके कांस्टेंट, उसको इस तरीके से लिखेंगे। ये रिलेशन दोनों एक ही है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अवे पूछ ली जाएंगी। सो हाफ लाइफ, मीन लाइफ और ये टोटल डिके कांस्टेंट जहां पर न्यूक्लियस कई तरीके से डिके कर सकता है। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है एंड सिंपल है, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद पॉपुलेशन आधी हो जाती है। अगर n0 में इनिशियल पॉपुलेशन पकड़ता हूं, n0 इनिशियल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन अगर मुझे लिखना हो तो ये लिखेंगे n इज इक्वल टू n0 हाफ टू द पावर n। n क्या हो गया? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स लैप्स्ड। तो ये बच्चे रेडियो एक्टिविटी से कनेक्टेड रिलेशंस हैं। और एक और पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं जो अपन समझेंगे, एंड इट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो इसी तरीके से अपन भी यहां पर बात कर सकते हैं, एंड इट इज स्पेशल पॉइंट 2 एंड दिस इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप देखोगे यहां पर मान लिया अपने पास A1 डिकेज इनटू A2 डिकेज इनटू A3 डिकेज इनटू A4 एंड सो ऑन। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन जो है और ये किसी और से डिके हो रहा है, राइट। तो एक तरीके से अपने पास वी हैव अ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं A1 A2 में डिके हुआ, A2 A3 में, A4 और A1 किसी और से डिके हुआ। अगर मैं कह रहा हूं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। दैट्स द सिंपल मीनिंग। पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ये डिके हो रहा है उतना ही फॉर्म हो रहा है, यही मतलब हुआ। पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिके बराबर है। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है बच्चे, इट इज λ1 n1 इज इक्वल टू λ2 n2 इज इक्वल टू λ3 n3 एंड सो ऑन। एक सिंपल रिलेशनशिप है। ध्यान रखें कि कैसे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में अचीव होगा। तो इसका जो रेट ऑफ डिके है, ये जिस रेट से डिके कर रहा है वो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिके अगर बराबर हो जाते हैं तो आप देखेंगे बच्चे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, यानी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन will not change with time. Population will not change with time. So that is your radioactive equilibrium. So nothing much in this radioactivity part. So let's quickly summarize. अपन ने बच्चे बात की रेडियो एक्टिविटी की, एंड रेडियो एक्टिविटी कहते ही दिमाग में क्या आया? रेडियो एक्टिविटी कहते ही दिमाग में आया इट इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। फिर अपन ने बात की लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, dN/dt इज इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों आया था? बिकॉज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, राइट स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर कहते हैं अपन ने बात की हाफ लाइफ की, मीन लाइफ की और कुछ खास बातें की, और ये दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। Remember, radioactivity is a random process. Radioactivity is a statistical process. Random का मतलब हुआ decay होना is a matter of chance. Right, students? अब इसमें एक पॉइंट और मैं ले रहा हूं, हालांकि पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है,
बट फिर भी यहां पर मैं उसको लेना चाहूंगा एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा बच्चे देख लें, प्रोबेबिलिटी तो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। थोड़ा सा दो तरीके से अपन बात कर सकते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, उसको अपन कैसे लिखेंगे? PS, सर्वाइवल का मतलब कितने बचे और कितने थे। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ये है सिंपल सा। प्रोबेबिलिटी यानी चांस। तो आप देख रहे हैं जैसे अपन कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आउटपुट तो दो ही है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो हेड आने का चांस कितना है? 50%। टेल आने का चांस कितना है? 50%। अगर कॉइन प्रॉपर है, अनबायस्ड कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, टोटल पॉपुलेशन कितनी बच्चे? N0। ये N क्या है? बची हुई पॉपुलेशन जो सर्वाइव की। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल हो गया। दूसरा यहां पे जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, तो इसको PD शॉर्ट में लिख दिया। तो डीके का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में तो N0 आएगा, टोटल पॉपुलेशन। डीके मतलब कितने डिके हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? N0 माइनस N, N0 माइनस N, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस N ओवर N0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ये रिलेशनशिप। तो ये प्रोबेबिलिटी, सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी, डिके करने की प्रोबेबिलिटी। ग्राफ बहुत सिंपल है बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, और यहां पर मैंने टाइम ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। तो आप देखेंगे पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ कम हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके की बात करेंगे तो ये जो है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, उससे पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें तो बातें समझ में आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टाइम, तो आप देखेंगे बच्चे PS का ग्राफ वही होगा जो N का, ये कांस्टेंट है। और अपने को पता है N कैसे डिक्रीज करता है? N डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। तो आप देखेंगे शुरू में ये 1 वैल्यू होगी। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी, और डीके प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ग्राफ, एंड इट इज लाइक दिस। 0 से स्टार्ट करेंगे, ये रहा। तो आप देखेंगे डीके प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये वैल्यू 1 है। ये देखें 1 कैसे आया? शुरू में इनकी वैल्यू कितनी होगी? N0। लास्ट में आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियाई डिके हो चुके होंगे। तो आप देखेंगे टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो ये बच्चे दिस इज समथिंग सिंपल, तो आप इसको ठीक से समझ लें। प्रोबेबिलिटी जब भी लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस। फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस। ये रहा, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी, चांस, फेवरेबल चांसेस एंड टोटल नंबर ऑफ चांसेस। डेफिनेटली टाइम के साथ साथ चूंकि न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, सर्वाइव होने के चांसेस कम होंगे, राइट? सर्वाइवल चांसेस कम होंगे। और यहां पर देखें जैसे जैसे डीके प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली डीके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और सर्वाइव होने के चांसेस आपके कहते हैं कम होते जाएंगे। तो एक ये जस्ट एक टर्म था, एंड पूछा जा सकता है आपसे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछे आफ्टर 1 हाफ लाइफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 1 हाफ लाइफ। तो बच्चे एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा?
एक हाफ लाइफ के बाद पॉपुलेशन आपकी आधी बची। सो दिस कुड बी अ सिंपल क्वेश्चन जो अपने से पूछा जा सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 1/2 लाइफ, तो ये हो जाएगा इट विल बी हाफ। सिमिलरली आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके आफ्टर 1/2 लाइफ, अगेन इट विल बी हाफ, 50%। एक हाफ लाइफ के बाद सरवाइव करने के चांसेस या डिके करने के चांसेस आधे हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। सो दिस कुड बी अ सिंपल कैलकुलेशन के बच्चे। तो बात कर रहे थे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। एक मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन ली आफ्टर 1/2 लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। या तो आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल या फिर आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। और आपने देखा बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज ऑलवेज 1। न्यूक्लियर या तो सर्वाइव करेगा या डाई करेगा। अब आप देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो ध्यान से देखो बच्चे, बहुत सिंपल है। एक हाफ लाइफ के बाद पॉपुलेशन आधी हो जाएगी एंड 2 हाफ लाइफ के बाद जो पॉपुलेशन बचेगी अपने को पता है n इज इक्वल टू n0 हाफ टू द पावर n। ओरल कैलकुलेशन है इसमें। अब आप देखो ये हो जाएगा n0 हाफ टू द पावर 2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो ये हो जाएगा अपने पास जो पॉपुलेशन बचेगी n0/4, यानी मेरे पास 25% पॉपुलेशन बचेगी, यानी 75% डिके हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, अभी अभी अपन ने देखा प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल चांसेस, आप देख रहे हैं बच्चे, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस। तो यहां पे बचे कितने हैं, सर्वाइव कितने कर रहे हैं, n0/4 डिवाइडेड बाई n0, तो आपके पास आ गया 1/4, यानी सर्वाइवल चांसेस कितने, 25%। डिके कितना हो जाएगा बच्चे इसका, 1 - बहुत सिंपल है। तो आप देखेंगे अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, 1 - 1/4, सो दिस इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके हो गया 75% और ये हो गया 25%। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक था जो मैंने यहां पे लिया, प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है बच्चे, कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल मैथ्स है। फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ चांसेस, या तो सर्वाइवल की बात करेंगे या डिके की बात करेंगे। टाइम के साथ साथ सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कम होगी, शुरू में कितनी होगी, इनिशियल 1, डिके होने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी 1। राइट स्टूडेंट्स, तो ये दो छोटी छोटी मैंने कैलकुलेशंस की और उसको किस तरीके से करना, आई होप ये बात आपको ठीक से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक मैं यहां पे टॉपिक लेना चाहूंगा बच्चे, वो छूट गया था, एंड इट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। वो मुझे डे 2 में कवर कर लेना चाहिए था बच्चे। तो एक छोटा सा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको मैं यहां पर कवर अप कर रहा हूं। तो ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया बच्चे। तो बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की।
and this is important, the concept of binding energy. शॉर्ट में अपन लिखेंगे BE. ओके, बाइंडिंग एनर्जी. तो जो पहला पॉइंट अपने को समझना है, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a nucleus is formed, when a nucleus is formed from its constituent, assuming them to be at infinite सेपरेशन. ये बच्चे डेफिनेशन. बाइंडिंग एनर्जी, सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसको अपन न्यूक्लियस कह रहे हैं. व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, किससे बन रहा है? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब न्यूक्लियॉन्स. तो जब भी ये सिस्टम फॉर्म होगा जिसको अपन न्यूक्लियस कह रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बाइंडिंग एनर्जी. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लिया आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट है. सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन. इसमें कुछ न्यूट्रॉन है एंड सम आर लाइक दिस. ये सिस्टम फॉर्म हुआ एंड दे फॉर्म अ न्यूक्लियस. अब ये इन्होंने एक सिस्टम फॉर्म कर लिया जिसको अपन नाम दे रहे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के कंटेंट को अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, दिमाग में क्या आता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. से दिस इज XAZ. तो ये सारी बातें अपने लिए नई नहीं है. X हो गया सिंबल ऑफ द एलिमेंट, A हो गया मास नंबर और Z हो गया एटॉमिक नंबर. ये एक सिस्टम फॉर्म हुआ. तो जो एनर्जी रिलीज होगी, Q वैल्यू, बिल्कुल इसको न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह देखें. तो ये जो Q है, जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी को अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे बच्चे. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. तो ऑब्वियस है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन है, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट Q एंड इट इज डेल्टा MC स्क्वायर. डेल्टा MC स्क्वायर. अब एक बड़ी अजीब बात पाई गई कि जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसका जो मास होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके मासेस से कम होता है. यानी जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको अपन न्यूक्लियस कह रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है इसका मास कम होता है. तो सवाल उठता है, ये मास गया कहाँ? तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. इसीलिए डेफिनेशन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? दिस इज एनर्जी रिलीज्ड. कब? जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है. कहां से? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. और ये मानते हुए कि इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे. तो यहां पे जो डेल्टा M है, दैट इज योर मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट का मतलब ये हो गया Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ XAZ. न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो मास है मिला करके ज्यादा होता है कंपेयर टू द न्यूक्लियस, जो कि सिस्टम न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है. सो दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी. तो एक तरीके से देखें, इस न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू हो गई. अब इसमें खास बात क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. पर न्यूक्लियॉन is the criteria for stability. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is the criteria for stability. What is the criteria? The more is the binding energy per nucleon, the more is the stability. The more is the stability. देखें बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन,
जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। बात कर रहे हैं बच्चे बाइंडिंग एनर्जी का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। बाइंडिंग एनर्जी, इसको बच्चे ऐसे समझें जैसे इंडिया की जो टोटल इनकम है वो सिंगापुर से ज्यादा है। सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है बट वेरी वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। तो अगर मुझे किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी पता करनी है, किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी पता करनी है, तो बच्चे अपने को टोटल इनकम नहीं देखनी। टोटल इनकम इंडिया की इसलिए ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। तो सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम से मुझे किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलेगा। इसी तरीके से यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मुझे कहते हैं स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। विल इंडिकेट नॉट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। द मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द मोर इज द स्टेबिलिटी। अब आपके लिए जो मैं ग्राफ ले रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वेरिएशन है, इधर मैंने ले लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इधर मैंने मास नंबर ले लिया। तो ये जो ग्राफ है बच्चे वो कुछ इस तरीके से है, जिसको आप ध्यान से देखें। ये ग्राफ ऐसे करके है, ये वेरिएशन है बाइंडिंग एनर्जी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राफ से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें उनको ध्यान से देखें। तो एक तो आपको ये याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए? आयरन के लिए। आयरन सबसे स्टेबलिस्ट न्यूक्लियाई है, यानी ए की वैल्यू 56, सो दिस इज Fe। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है? आयरन की होती है। तो आयरन क्या हो गया? स्टेबलिस्ट न्यूक्लियाई। तो अब आप देखो बच्चे यहां पे हो क्या रहा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखें। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। मैक्सिमम हुई, देन इट इज स्लोपिंग डाउन। तो ये ग्राफ है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, उनको अपन समझते हैं। इस ग्राफ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। द मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द मोर इज द स्टेबिलिटी। अब आप देखें बच्चे यहां पे ये जो लोअर मास नंबर एलिमेंट्स हैं, सो इन लोअर मास नंबर एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन इज फेवर्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन इज फेवर्ड लोअर मास नंबर एलिमेंट में। वाई? क्योंकि आप देखेंगे बिकॉज nucleus as a result of fusion has more binding energy per nucleon, has more binding energy per nucleon। हम सबको दिख रहा है। तो लोअर मास नंबर एलिमेंट्स में फ्यूजन इज फेवर्ड। उसी तरीके से अगर मैं हायर मास नंबर एलिमेंट्स की बात करूं तो इन हायर मास नंबर एलिमेंट्स न्यूक्लियर fission is favored। Nuclear fission, again logic is very simple, because fragments will have more binding energy per nucleon। हायर मास नंबर एलिमेंट्स में जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू
of binding energy per nucleon in higher mass number element is 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये जो देख रहे हैं बच्चे, इस चीज को देखें, ये बातें ग्राफ से समझ में आ रही हैं। मुझे दिख गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। आयरन के लिए सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू 8.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखनी है। आप देख सकते हैं लोअर मास नंबर एलिमेंट्स में अगर दो एलिमेंट फ्यूज करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, इसीलिए लोअर मास नंबर एलिमेंट में फ्यूजन इज फेवर्ड बिकॉज न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक बात और समझ में आती बच्चे, इन हायर मास नंबर एलिमेंट तो यहां पर आपको फ्यूजन मिलेगा, करेक्ट, और इधर आप क्या देख रहे हैं, हियर यू विल सी फिशन, क्योंकि ये बात अपने को पता है फंडामेंटली सिस्टम कैसा भी हो, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। तो आप देखेंगे हायर मास नंबर एलिमेंट में फिशन फेवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जो फ्रेगमेंट्स होंगे, अगर मान लिया कोई न्यूक्लियस ब्रेक होता है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, तो जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, तो इसलिए हायर मास नंबर एलिमेंट्स में फिशन इज फेवर्ड, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक बात और देखें बच्चे, ये जो एवरेज वैल्यू है वो ऐसा मत सोचें कि ये ग्राफ बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। तो आप देखेंगे ग्राफ इस तरीके से कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है इट इज इंक्रीजिंग, बिकमिंग मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग स्लोली। एवरेज वैल्यू 7.5 है, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है। तो आप देखेंगे हायर मास नंबर एलिमेंट्स में पीक वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 8.89, एवरेज कितनी है 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बच्चे। अब एक खास बात यहां पे जो ग्राफ में दिख रही है, ये आप देख रहे हो ये जो पीक्स हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में शार्प पीक्स, इसका जो रीजन है वो है दैट इज पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस। सो शार्प पीक्स इन ग्राफ आर ड्यू टू पेयरिंग इफेक्ट, आर ड्यू टू पेयरिंग इफेक्ट। पेयरिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ बच्चे, जहां पे न्यूक्लियस पेयर्ड अप होते हैं वो न्यूक्लियस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती, इसी तरीके से वो न्यूक्लियस जहां पे न्यूक्लियस पेयर्ड अप होते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पेयरिंग इफेक्ट, राइट। तो जहां पे न्यूक्लियस पेयर्ड अप हो गए विद अपोजिट स्पिन, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए बीच में आपको ग्राफ में यू सी द पीक्स। तो ये ग्राफ बच्चे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बेस जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एंड दैट इज द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन, तो वो सारी एक्सप्लेनेशंस इसी पे बेस्ड हैं। दैट विल बी द लेक्चर 2 ऑफ डे 3। और वंस अगेन बच्चे दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। अभी भी अपन ने बात की बाइंडिंग एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और आपने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट इट इज डेल्टा mc²। वही बच्चे जो अपन ने न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ा था Q वैल्यू, राइट। और अपन ने देखा जब भी कोई न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनता है तो उसका जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मासेस से थोड़ा कम होता है। तो वो जो मास डिफेक्ट हुआ, मास लॉस हुआ, तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। द मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द मोर इज द स्टेबिलिटी। ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोअर मास नंबर एलिमेंट्स में फ्यूजन फेवर होता है, हायर मास नंबर एलिमेंट में फिशन फेवर होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि
लोअर मास नंबर एलिमेंट में फ्यूजन होने से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। हायर मास नंबर एलिमेंट्स में फिशन से जो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसीलिए हायर मास नंबर एलिमेंट्स में फिशन फेवर होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे? 8.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हायर मास नंबर एलिमेंट में बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में चेंजेस नहीं है, तो मैंने कहा ना बच्चे एवरेज वैल्यू क्या है? 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं पीक्स देख रहे हैं, तो ये पीक्स किसकी वजह से है? पेयरिंग इफेक्ट की वजह से। आप बस इतना याद रख लेना, पेयरिंग इफेक्ट। न्यूक्लियॉन्स जहां पे पेयर्ड अप होते हैं विद अपोजिट स्पिन, उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, इसीलिए ग्राफ में अपने को पीक्स देखने को मिली। ओके बच्चे, सो चैप्टर को क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, जो पहला छोटा सा मैं टॉपिक ले रहा हूं दैट इज कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो बच्चे अपने को ये बात पता होनी है कि 1 mu इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा अपने को पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। Q वैल्यू डेफिनेशन, डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो एक बार याद दिला दूं। सो दिस इज मास डिफेक्ट of reaction, that is mass of reactant minus mass of product। ठीक है, अब जो कैलकुलेशंस होंगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन बेस्ड होंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो फिशन है या फ्यूजन है बच्चे, अपने लिए बहुत सिंपल है, अपने को ट्रीट बिल्कुल वैसे ही करना है। A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी प्लस Q, ये अपने को करना है। मैंने कहा ना न्यूक्लियर रिएक्शन को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे केमिकल रिएक्शन। मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे केमिकल रिएक्शंस में अपन करते हैं। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फिशन, इट कैन बी फ्यूजन, इट कैन बी अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, या फिर इट कैन बी इलेक्ट्रॉन के कैप्चर। यही सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। ओके, अब इसको हैंडल कैसे करेंगे फ्यूजन और फिशन? जो नॉर्मल कहते हैं क्वेश्चंस होंगे फिशन में, वो होगा, ये ध्यान रखना है, यूरेनियम 235 व्हेन बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो वी गेट बैरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन एंड दिस Q इज अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली इस रिएक्शन पे बेस्ड होंगे, बैरियम, क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन, एंड Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्वेश्चन में 190 दे रखा है तो आप 190 लेंगे। एक तो बच्चे ये होगा। दूसरा ये हो सकता है फ्यूजन बेस्ड। तो फ्यूजन बेस्ड में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं, सो वी टेक फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड दैट फॉर्म्स हीलियम, एंड दिस Q इज अराउंड 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोटा मोटा हाइड्रोजन एटम फ्यूज करके जब भी हीलियम फॉर्म करेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ओके, अब आप देखो यहां पर ये यूरेनियम 235, बेसिकली क्वेश्चंस इन्हीं दोनों रिएक्शंस पे पूछे जाएंगे। कुछ और रिएक्शंस हुई तो आप बिल्कुल ऐसे ही हैंडल करोगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये Q वैल्यू, रेस्ट ऑल इज सिंपल कैलकुलेशन। ओके, बाकी फ्यूजन और फिशन में अभी अभी अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। लोअर मास नंबर एलिमेंट में फ्यूजन इज फेवर्ड, हायर मास नंबर एलिमेंट्स में फिशन इज फेवर्ड।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस अपन कैसे करेंगे इन पे बेस्ड। एक चीज यहाँ पे आप जरूर देख लें, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन इज मैनी टाइम्स मोर देन फिशन। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे वैल्यूज देख करके। फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। ये आप इसको देखो पर ग्राम देखो 200 डिवाइडेड बाई, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें 200 डिवाइडेड बाई 235 इज लेसर देन 23 डिवाइडेड बाई 4। तो फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इनफैक्ट मैनी टाइम्स। तो इसीलिए पूरी दुनिया फ्यूजन के पीछे है। अभी जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो फिशन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्योंकि फ्यूजन में मैंने आप बताया ना बच्चे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन फ्यूजन में एक प्रॉब्लम है, न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर सकें वी नीड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये कंडीशन कहाँ एग्जिस्ट करती है? स्टार्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो आपके स्टार्स हैं बेसिकली उनके कोर में हाइड्रोजन है जो फ्यूज होकर के हीलियम फॉर्म हो रहा है, और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये एक तो कैलकुलेशंस जो होंगी इस पे बेस्ड होंगी, इसको अपन हैंडल करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे और ले सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन फिशन। वी आर ट्राइंग टू have technology of fusion based nuclear reactor, बट अभी कॉमर्शियल स्केल पे इसको यूज नहीं किया गया। तो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन फिशन। देन एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फिशन। अ हाइड्रोजन बॉम्ब is based on fusion. तो atomic bomb is based on fission and hydrogen bomb is based on fusion. In fact, hydrogen bomb में atomic bomb acts as a trigger. This is important. In fact, hydrogen bomb uses atomic bomb as a trigger. हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा डेंजरस होता है। इट इज 1000 टाइम्स, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन है, इट इज 1000 टाइम्स डेंजरस देन एटॉमिक बॉम्ब। फ्यूजन की एक रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियाई फ्यूज कब करेंगे? व्हेन टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। तो उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब इज यूज्ड एज ए ट्रिगर, राइट स्टूडेंट्स। एंड देन स्टेलर एनर्जी यानी एनर्जी फ्रॉम स्टार, स्टेलर एनर्जी इज ड्यू टू thermonuclear fusion, is due to thermonuclear fusion taking place inside the stars. Stellar energy, energy from stars. So that is the meaning of stellar energy. Okay, अब इसमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं फिशन फ्यूजन, तो आप देखेंगे बच्चे
ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए, जैसे अभी अभी अपन ने लिखा स्टेलर एनर्जी इज ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। एंड अगेन अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि okay, so we say few more points on nuclear reactors. Nuclear reactors, तो nuclear reactors में what we need is coolant, tremendous amount of heat is released, we need controllers एंड वी नीड मॉडरेटर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कहते ही ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कूलेंट, कंट्रोलर, मॉडरेटर। अभी अभी बच्चे अपन ने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी फिशन बेस्ड, फिशन बेस्ड। और ये हमने देखा यूरेनियम 23592 अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड कर रहे हैं तो वी गेट बैरियम and krypton and 3 neutron and of course energy associated with it। अब आप देखो ये न्यूक्लियर फिशन है। अब एक यूरेनियम न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करेंगे, तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये फिशन दो तरीके का हो सकता है, वन इज कंट्रोल्ड फिक्शन, कंट्रोल्ड, और ये हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। अगर हम फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं तो दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर, और अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो जाती है एंड दिस इज योर एटॉमिक बॉम्ब। सो दिस इज एटॉमिक बॉम्ब, दिस इज एटॉमिक बॉम्ब। तो आप देखें यहां पे चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई। आपने यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया। वाई स्लो मूविंग? बिकॉज दे विल बी वेरी इफेक्टिव इन कॉजिंग न्यूक्लियर फिशन। तो आप देखें 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, तो दे ट्रिगर इनिशिएट चेन रिएक्शन। फिर एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा यूरेनियम 235 को स्प्लिट करके, तो आप देखेंगे चेन रिएक्शन इनिशिएट होगी। अगर आप इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वी कॉल इट कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिशन, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो दिस इज अ सिचुएशन इन केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो आप देखो बच्चे जो कंट्रोलर हैं बेसिकली, मॉडरेटर बोलें तो हैवी वाटर, सो दिस इज योर कॉमन मॉडरेटर हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब मॉडरेटर का पर्पस क्या है? टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, दैट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर। और कंट्रोलर का क्या फंक्शन हो जाएगा बच्चे? कंट्रोलर, तो कंट्रोलर बेसिकली इट कंट्रोल्स न्यूट्रॉन, इसलिए क्योंकि यहां पे मुझे दिख गया। सो दिस इज द की टू कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन। अगर मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल कर लिए तो इसका मतलब ये हुआ मैं इस रिएक्शन को अपनी मर्जी के हिसाब से आई कैन अलाउ इट टू हैपन। सो इसीलिए कंट्रोलर। एंड बेसिकली आपको याद रखना है कैडमियम, कैडमियम न्यूट्रॉन इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कैडमियम रॉड्स यूज की जाती हैं एज ए कंट्रोलर। तो दिस इज द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड न्यूक्लियर फिशन। तो दुनिया में जो रिएक्टर्स हैं वो बेस्ड है फिशन पे, एंड बेसिकली यूरेनियम 235 ये फिशनेबल मटेरियल है
और इसको हम लोग यूज करते हैं। यूरेनियम के दूसरे आइसोटोप्स भी हैं, दे आर नॉट गुड इनफ टू बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। ये है फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक यही है कि अपने को जो एनर्जी आउटपुट मिलेगा वो मैनी फोल्ड होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कनेक्शन में बच्चे ये बातें अपने को ध्यान रखनी, कंट्रोलर, मॉडरेटर, और ये एग्जाम्पल से याद रखने। एक अभी हमने रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, सो दैट इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। Now this breeder reactor technology, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली, इंफीरियर न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी यूज्ड, और इसको ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फिशन बेस्ड रिएक्टर्स हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो फिशनेबल नहीं है, तो इसलिए नाम पड़ा ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, वी गेट मोर फिशनेबल मटीरियल, मोर फिशनेबल मटीरियल। तो यहां पे एक वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मोर फिशनेबल मटेरियल, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इनफैक्ट यहां पे क्या यूज करते हैं, वी यूज थोरियम 234 एंड वी गेट प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 थोरियम 234 से मच बेटर मटेरियल है। तो यहां पे एक तो न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वेस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांटेज क्या मिला बच्चे अपने को? एडवांटेज ये मिला कि यहां पे वेस्ट कुछ है ही नहीं, वो जो प्रोडक्ट बना वो ओरिजिनल मटेरियल से ज्यादा फिशनेबल है। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 235 का कंटेंट ज्यादा होता है। तो यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप्स हैं, तो यूरेनियम 235 एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं। तो ये एक ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, ये एग्जांपल याद रखें। ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में अपन थोरियम यूज करते हैं, विच इज अ इंफीरियर मटेरियल एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, और अपने को मिला क्या, प्लूटोनियम 239। तो बच्चे यहां पर देखें दो बातें खास हैं, दैट इज मोर फिशनेबल मटेरियल, इसीलिए नाम पड़ा ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो दिस इज इन नटशेल। सो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेलर एनर्जी यानी एनर्जी फ्रॉम स्टार इज ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इनसाइड द कोर ऑफ स्टार। फ्यूजन में बस यही एक प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियस तभी फ्यूज करेंगे व्हेन टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, और जो टेम्परेचर का ऑर्डर है बच्चे वो मिलियंस डिग्री सेल्सियस है। तो ये फ्यूजन के साथ प्रॉब्लम है। एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन, बट उसमें एटॉमिक बॉम्ब भी यूज करते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब को यूज करते हैं एज ए ट्रिगर, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन फ्यूज तभी होगा जब हम मिलियंस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करेंगे। सो राइट, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बोथ एटॉमिक बॉम्ब, ऑफ कोर्स इट इज हाइड्रोजन बॉम्ब, तो एटॉमिक बॉम्ब इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, फिर ये दुनिया भर के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं मेनली इस रिएक्शन को यूज करते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम को यूज करते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करने पे अपने को 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करेंगे, एवरी न्यूट्रॉन विल प्रोड्यूस 3 न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई। अगर हमने इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो वेरी सून इट रीचेस टू अ स्टेज ऑफ एक्सप्लोजन। तो अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो दैट इज द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, और अगर हमने अनकंट्रोल किया तो दैट इज केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। राइट स्टूडेंट, तो ये बेसिक बातें। कंट्रोल करने का मतलब न्यूट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करना। तो कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज ए कंट्रोलर। मॉडरेटर का मतलब, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अपने को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए,
So I need slow moving neutron. Slow moving न्यूट्रॉन, और ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है इसको थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं. थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, राइट. और इसीलिए हमने मॉडरेटर्स, नाम भी बच्चे देख रहे हैं, मॉडरेटर्स. और यहां पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, सो टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, थ्रू द process of collision, through the process of collision. तो ये बच्चे बेसिकली दिस इज आवर थ्योरी मटेरियल एंड वी हैव कवर्ड द एंटायर न्यूक्लियस पार्ट. कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं, विल सी न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, एंड इतना अपने को टिप्स पर होना चाहिए. Right students, so we enter into numerical applications. Hello students, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बच्चे, उसको मैं लेना चाहूँगा. ऑल्दो नीट के सिलेबस में बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ, बट इससे पहले जितने भी नीट के एग्जाम्स हुए उसमें ये टॉपिक छोटा सा था, और इसकी अपने को बीच बीच में जरूरत भी पड़ेगी. तो इसीलिए ये टॉपिक मैं ले रहा हूं, एंड दिस इज एक्स रेज बेसिकली. तो आज अपन बात कर रहे हैं एक्स रेज की. कुछ बेसिक बातें अपन समझ लेते हैं. एक्स रेज बात कर रहे हैं बच्चे पहले पॉइंट की. सो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic waves having wavelength ranging from 0.1 angstrom to 100 angstrom. एक्स रेज बच्चे, एक्स रेज कहते ही अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए. एक्सरे की वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. एक्स रेज, ओके. सेकेंड पॉइंट, these are so called as at the time of discovery, nature was not known. तो बच्चे जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई अननोन चीज होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्स मान लेते हैं. इसीलिए अननोन रेज, एक्स रेज का मतलब अननोन रेज. एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी द नेचर वॉज नॉट नोन. एक्स रेज were discovered by W.K. William Conrad Roentgen in 1901. ये अपने को ध्यान रखना है, विलियम कोनार्ड रोएंटजेन. ही इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. He is the first recipient of Nobel Prize in Physics. Nobel Prize distribution बच्चे 1901 से स्टार्ट हुआ था. ये पहले फिजिसिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज. तो एक्सरेज कहते दिमाग में तीन बातें आई. यहाँ पर देखें, ये वेवलेंथ रेंज अपने को याद रखना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. इनको एक्स रेज यानी अननोन रेज अपन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस वक्त डिस्कवरी हुई थी नेचर वाज नॉट नोन. सो एंड डिस्कवर्ड बाय विलियम कोनार्ड रोएंटजेन. ओके बच्चे, फोर्थ पॉइंट, आप इस एक्सरे को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक्सरेज वी डिवाइड इन टू कैटेगरीज. वन इज हार्ड एक्सरेज. हार्ड मीन्स 0.1 एंगस्ट्रॉम to 10 angstrom.
इसको हार्ड बोलते हैं. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज एंड दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. इसको अपन सॉफ्ट एक्सरेज बोलते हैं. फर्क सिर्फ इतना सा, हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, सॉफ्ट एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है. सॉफ्ट एक्सरेज यूज होती हैं एक्सक्लूसिवली इन मेडिकल फील्ड. सो ये सॉफ्ट एक्सरेज बेसिकली मेडिकल फील्ड में यूज होती हैं. मेडिकल फील्ड एक्सरे इज अ वेरी कॉमन टर्म इन आवर लाइफ. और हार्ड एक्सरेज कहाँ यूज होती हैं? हार्ड एक्सरेज यूज होती हैं बेसिकली मेटल इंडस्ट्री. मेटल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री. इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है. जैसे अपने बोन्स में डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रैक कैसे हुआ, हड्डी कैसे टूटी, तो मेडिकल फील्ड में अपन यूज करते हैं. उसी तरीके से मेटल इंडस्ट्री में मेटल के अंदर डिफेक्ट वगैरह को जानने के लिए अपन हार्ड एक्सरे यूज करते हैं. ओके, सो फिफ्थ पॉइंट, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? हार्ड एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड when highly energetic electrons strike high atomic number elements, जिनको टारगेट की तरह यूज किया जाता है. तो ये है एक्सरे प्रोड्यूस कब होती है. ये तो चलो बेसिक बातें हो गई रिगार्डिंग एक्सरे कि एक्सरे की वेवलेंथ रेंज क्या है बच्चे? 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. इनको अपन क्या बोलते हैं? दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट. 0.1 टू 10 हार्ड, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, मेटल इंडस्ट्री में यूज करते हैं. सॉफ्ट एक्सरेज मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है. एक्सरेज अननोन रेज, ऐसा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि डिस्कवरी के वक्त नेचर नहीं मालूम था. एंड हु डिस्कवर्ड इट? विलियम कोनार्ड रोएंटजेन. सो ही इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. प्रोड्यूस कैसे करते हैं एक्सरेज को? ये इंपॉर्टेंट है. व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, जिनको टारगेट के तौर पे अपन यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब known as Coolidge tube. ये रहा. तो उस कूलिज ट्यूब में सारा अरेंजमेंट किया जाता है, उस डिटेल में अपने को नहीं जाना है. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. ये चैप्टर पहले नीट और एम्स में था. एंड आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस एक्सरे के मिलेंगे. और एक्सरे कनेक्टेड है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी. अपन ने देखा था एक्सरे और गामा रेज में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्सरे के बारे में होना चाहिए. तो वो कूलिज ट्यूब है जिसमें एक्सरे प्रोड्यूस होती है. अब इसमें करते क्या है बच्चे? देयर आर फ्यू एक्सप्रेशंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सरे स्पेक्ट्रम. सो अपन बात कर रहे हैं यहां पर एक्सरे स्पेक्ट्रम. तो एक्सरे स्पेक्ट्रम में जो अपना डिस्कशन है इसमें दो चीजें हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरेज and then we have something called characteristic x-rays. Continuous x-rays and characteristic x-rays. एक्सरे स्पेक्ट्रम ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे. अब ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल है. जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा
या रिटार्ड होगा, इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब होता क्या है यहाँ पे, अभी अभी अपन ने लिखा एक्सरे कहां प्रोड्यूस होती है, कूलिज ट्यूब में। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस। कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जब मेटल टारगेट में पेनिट्रेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएं टारगेट मेटल एटम्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हुए तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे फ्रॉम हायर ऑर्बिट, और ऐसा करने से जो रेडिएशन एमिट होगा it will be X-rays, and purposely we have taken high atomic number elements। अब हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स में क्या होता है, वो जो एनर्जी लेवल है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाता है, तो इसीलिए जो रेडिएशंस मिलते हैं वो अपने को इस वेवलेंथ रेंज में मिलते हैं, राइट। तो ये दो तरीके की एक्सरेज हो गई। ये एक क्लासिफिकेशन है हार्ड एंड सॉफ्ट, राइट, बेस्ड ऑन पेनिट्रेटिंग पावर, और दूसरा ये है एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो वो अपने को थोड़ा सा कहते हैं ठीक से समझना है। बात कर रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू knockout of electrons from metal atoms। ये बच्चे, तो ये बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग एक्सरेज जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सरेज ये पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब इसमें कुछ एक दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको अपन ध्यान से देख लेते हैं और ग्राफ को देख लेते हैं बच्चे। ओके, सो थोड़ा सा बात करते हैं अपन कंटिन्यूअस एक्सरेज की। कंटिन्यूअस एक्सरेज, अब ये मान लिया अपना न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन बीम जब न्यूक्लियस के पास से गुजरेगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, ब्रेकिंग एक्शन होगा, तो ब्रेकिंग एक्शन में एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। दीज आर योर एक्सरेज। बहुत प्यार से बच्चे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ब्रेकिंग एक्शन से, इलेक्ट्रॉन बीम को रिटार्ड कर रहे हैं। पहले तो अपन ये समझे एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हो रही है। इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट किया, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, उसको टारगेट मेटल पे हिट कराया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेटल एटम है, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम मेटल में पेनिट्रेट कर रही है तो जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग है, जेड की वैल्यू ज्यादा है, हाई एटॉमिक नंबर, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम रिटार्ड होगी और उस रिटार्डेशन में एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ये तो हो गया कंटिन्यूअस। दूसरा आप देखो एनर्जी, ये आप ऐसे समझें, ये टारगेट है बच्चे और यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही हैं और ये टारगेट से टकराती हैं और ये अपने को एक्सरेज मिल गई। अब इनके बीच में अपन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बिटवीन टारगेट और ये जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V मान लिया, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सरे ट्यूब वोल्टेज। तो V को अपन बोलते हैं एक्सरे ट्यूब वोल्टेज,
या फिर अपन बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, एवरेज वैल्यू मैं लिख रहा हूं 50,000 वोल्ट। 50,000 वोल्ट एवरेज वैल्यू, 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है E इंटू वी, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q डेल्टा V, ये कोई नई बात नहीं है, Q डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस V, और यही एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर ये एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो मुझे जो फोटोन मिलेगा वो मैक्सिमम एनर्जी का मिलेगा और मुझे जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी, hc बाई लैम्डा। ये रिलेशन बच्चे याद रखना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन डायरेक्ट कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं, सिंपल फॉर्मूला इन एक्सरे। सो आपके पास ये जो लैम्डा मिनिमम आया, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू hc अपॉन ev। दिस इज योर लैम्डा मिनिमम। अब आप देखो यहां पर बच्चे, अपन इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, आया कैसे। अब इसको कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर मैंने वेवलेंथ ले लिया और इधर मैंने इंटेंसिटी ले ली, इधर अगर मैंने इंटेंसिटी ले ली तो बच्चे ये ग्राफ जो है इस तरीके से आता है। तो आप देख रहे हैं ये मिनिमम, लैम्डा मिनिमम, कट ऑफ वेवलेंथ, उसके बाद सारी वेवलेंथ अवेलेबल है। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज का मतलब हुआ वेवलेंथ आपकी लैम्डा मिनिमम से लेकर के इंफिनिटी, कंटिन्यूअस। एक मिनिमम वेवलेंथ के बाद सारी वेवलेंथ अवेलेबल है, इसीलिए नाम पड़ गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं बाय रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और ये एक्सप्रेशन देखें बच्चे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, V क्या हो गया यहां पर? एक्सरे ट्यूब वोल्टेज और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो जब वो टकराएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? EV। अगर ये सारी की सारी एनर्जी एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी, यानी इससे कम वेवलेंथ आपको नहीं मिलेगी। तो दिस इज योर कट ऑफ वेवलेंथ। आप देख रहे हैं उसके बाद ऑल पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका एक और स्पेशल नेम है, दैट इज इट इज कॉल्ड ब्रेमस्ट्रॉलन। ब्रेमस्ट्रॉलन, स्ट्रॉलन रेडिएशन, ब्रेमस्ट्रॉलन जर्मन वर्ड है ये, ब्रेमस्ट्रॉलन रेडिएशन, इट्स अ जर्मन वर्ड, इसको ब्रेमस्ट्रॉलन रेडिएशन भी कहते हैं। जर्मन वर्ड विच मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। तो देखो यहां पे अगर एक्शन देखेंगे, जो कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो द एक्शन इज ब्रेकिंग। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? द ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड। इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे रिटार्ड किया जा रहा है, राइट स्टूडेंट? सो दिस इज वन थिंग। सिमिलरली we have something called characteristic X-rays. We have something called characteristic X-rays, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे नीट 32 इयर्स, एम्स 26 इयर्स, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस एक्सरेज पर मिलेंगे। बात कर रहे हैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज नॉकआउट से प्रोड्यूस होती हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक नोमेनक्लेचर ध्यान रखनी। दिस इज K शेल, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O एंड ऑफ कोर्स इंफिनिटी। ये अगर K शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से जंप करेंगे, एंड दिस वी कॉल इट K सीरीज। K सीरीज, K सीरीज कब प्रोड्यूस होगी? जब K शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। सिमिलरली दिस विल बी योर L सीरीज। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज
L series, and similarly this will be M series. बहुत सिंपल है. तो K सीरीज, L सीरीज, यहां का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया. L सीरीज का तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेंगे, तो K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज. एक तो ये नोमेनक्लेचर है, राइट. पहले मेंबर को अल्फा बोलेंगे. सो अगेन दिस इज फर्स्ट मेंबर, और इसको लिमिटिंग मेंबर बोलेंगे. एटॉमिक फिजिक्स में भी अपन बात की थी. तो यहां पे वी हैव द नोमेनक्लेचर फॉर फर्स्ट मेंबर. इट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. सो दिस इज first member, and then this is for second member, and this is for third member, and this is for fourth member. इससे ज़्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार बच्चे आपको फिर से मैं बता दूं, ये जो डिफरेंस है डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. तो लैम्डा हो गया एच सी बाई डेल्टा E. एटॉमिक फिजिक्स में भी अपन ने देखा था. अब आप देखोगे फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट, सॉरी द अदर वे. और जैसे जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है. तो फर्स्ट मेंबर की जो वेवलेंथ होगी इट विल बी लॉन्गेस्ट. सो इसका मतलब ये हुआ लैम्डा अल्फा will be more than lambda beta, will be more than lambda gamma, will be more than lambda delta for any series, ये डिसीजन यहां से आ रहा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है. और आपको ये भी पता है जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल्स पास आते हैं, एनर्जी लेवल्स पास आते हैं. तो ये तो हो गया किसी भी सीरीज के लिए. अब अगर मैं बात करूं, ये अपन देखें यहां पर, ये के अल्फा है, ये एल अल्फा है. इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा डिफरेंस कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई. तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. बेसिक इक्वेशन ये जहां से आप जजमेंट ले लेंगे. सो के अल्फा, के बीटा, तो ये हो जाएगा के अल्फा, दिस विल बी लाइक दिस. ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज के अल्फा एंड दिस इज के बीटा एंड दिस इज के गामा एंड दिस वन इज के डेल्टा एंड सो ऑन. तो पहले मेंबर को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये देख रहे हैं डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है. तो वेवलेंथ आपकी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी. तो ये एक नोमेनक्लेचर पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का. और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मेटल एटम्स. राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो नोमेनक्लेचर पार्ट हो गया. अब अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं, तो ग्राफ अगर मैं कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सरे स्पेक्ट्रम का, तो आप ध्यान से देखें, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट. इधर मैंने वेवलेंथ ले लिया, इधर मैंने ले लिया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. तो जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है. आप ये देख रहे हैं, दिस इज योर लैम्डा मिनिमम. और इस ग्राफ में बच्चे आपको कुछ पीक्स मिलेंगी. तो ये जो पीक्स मिलेंगी, जैसे दिस इज योर वन पीक, दिस इज अनदर पीक, दिस इज अनदर पीक, ये रहा बच्चे, दिस इज ग्राफ. ये कंप्लीट एक्सरे स्पेक्ट्रम. अब आपको कंटिन्यूअस भी दिख गया और कैरेक्टरिस्टिक भी दिख गया. तो ये जो शार्प पीक्स हैं, शार्प peaks represent characteristic spectrum. Sharp peaks represent characteristic spectrum. और अगर मुझे इनके नाम लिखने हो तो वो नाम अपन लिख सकते हैं. That is, this is your K alpha, this is your K beta, this is your K gamma. Similarly, this will be L alpha and this is L beta.
and this will be m alpha m beta। आप एक चीज और नोट करें बच्चे, जो k अल्फा की पीक है वो उसकी हाइट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो गया तो इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑफ कोर्स यहां से भी जंप कर सकता है, यहां से भी जंप कर सकता है। तो आप देखेंगे वो जो रेडिएशन होगा के सीरीज में, अल्फा के मेंबर्स ज्यादा होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सरे है। और दूसरा कहते हैं अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज, तो वोल्टेज मान लिया ये ग्राफ कहते हैं V1 वोल्टेज के लिए, वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया तो आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लैम्डा मिनिमम। फॉर्मूला याद है? ये रहा बच्चे, अभी अभी बताया था, HC/EV। तो यहां से समझ में आया अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा। तो होगा क्या, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। पीक्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। एंड कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन बात कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पर देखें तो ये रिलेशन अपन लिख सकते हैं, लैम्डा के बीटा इज इक्वल टू लैम्डा के अल्फा लैम्डा एल अल्फा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, लैम्डा के बीटा एंड it is in reciprocal like this, sorry, so it is 1 over, okay, so this is the relationship। इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ k बीटा विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ l अल्फा। ये बच्चे कई, या तो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं या फिर माइंड इट दिस इज 1 ओवर, तो यहाँ पे जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, 1 ओवर, सो इट्स 1 ओवर। सो दिस इज इन नटशेल एक्सरेज। एक बार क्विकली अपन कहते हैं चीजों को समराइज कर लेते हैं। इट इज नॉट वेरी क्लियरली रिटन इन नीट सिलेबस, बट पिछले नीट अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्सरे सिलेबस का पार्ट होता था और एक्सरे कई जगह कनेक्टेड भी है, इसलिए एक्सरे के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो लेट्स क्विकली समराइज। बात की बच्चे अपन ने एक्सरेज बोले तो अननोन रेस, वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। हार्ड एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज 10 to 100 कहां यूज होती है? मेडिकल फील्ड में। हार्ड एक्सरेज कहां यूज होती है? मेटल इंडस्ट्री में, डिफेक्ट पता करने के लिए, राइट। उसके बाद अपन ने बात की एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। एक्सरे प्रोड्यूस होती है जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एलिमेंट, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, जिरकॉनियम, राइट। और जिस ट्यूब में अपन एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन बोलते हैं कूलिस ट्यूब। इंपॉर्टेंट अपने लिए है एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम में दो चीजें होती हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये रहा पूरा ग्राफ, आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और ये जो पीक्स हैं, पीक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं बाय रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं बाय नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मेटल एटम्स। तो अभी जैसे बच्चे मैंने बताया कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो आपने देखा पीक्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, राइट। लैम्डा मिनिमम शिफ्ट हो गया। अगर मैं टंगस्टन की जगह मॉलिब्डेनम टारगेट चेंज कर दूं, टारगेट चेंज करूंगा तो पीक्स की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, इसीलिए इन्हें कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट यूज्ड इन एक्सरे प्रोडक्शन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बच्चे आपको ध्यान रखना। और ये जो बच्चे मैंने बातें बताई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो के सीरीज, एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो एल सीरीज, एम शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो एम सीरीज। फर्स्ट मेंबर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये जो नोमेनक्लेचर पार्ट है वो अपने को ध्यान रखना। और ये बेसिक इक्वेशन है,
राइट, डेल्टा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा। तो एक तो ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये ग्राफ है एक्सरे का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सरे रेडिएशन का ग्राफ है, तो आप दो पार्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेस और ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। टारगेट चेंज करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे चेंज होंगी, वोल्टेज कम ज्यादा करोगे तो लैम्डा मिनिमम आगे पीछे होगा। सो दिस इज बेसिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चे, और कंटिन्यूअस एक्सरेस के लिए एक वर्ड है ब्रेमस्ट्रॉलम रेडिएशन। इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इतना अपने को एक्सरे के बारे में आना चाहिए। आई होप आप कंफर्टेबल हैं। सो ये रिलेशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स।